हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बैगा जनजाति को कवर करने वाले हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है। तो ये इसमें आपको बैगा जनजाति के गोदना प्रथा, जो कि मेन जो है छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा जनजाति को ही माना जाता है। इनमें विशेष प्रकार की गोदना प्रथा होती है, जो पेपर में अधिकतर पूछी जा रही है। अभी हाल ही में भी वी आकृति वाला पूछा गया था कि किस जनजाति की महिलाएं अपने कपाल में वी आकृति का गोदना गुदवाती। तो इस तरीके के क्वेश्चन आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, बैगा जनजाति एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, जिसलिए जो है ये जनजाति और इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे पेपर की दृष्टि से। तो आज की क्लास में हम बैगा जनजाति और उससे रिलेटेड जितने भी अननोन फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमको पता चलेगा कि आपको क्लास पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके अलावा आपको जो यहाँ पे जो भी बोर्ड में लिखा है, क्योंकि जगह कम होने के कारण हमको छोटा लिखना पड़ता है, तो इसका जो भी हम बोर्ड में लिखे हैं उसका फोटो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप CGPSC नॉलेज टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहां पे आपको इसका फोटो भी मिल जाएगा, जो भी हम यहाँ पर लिखे डिटेल में, और कई सारी जो हमारे करंट से रिलेटेड जानकारी है वो भी आपको वहां पर मिलती रहेगी। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आप CGPSC नॉलेज सर्च भी कर सकते हैं, या सीधा ज्वाइन करना है तो आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी डायरेक्ट जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं हम बैगा जनजाति के ऊपर। तो बैगा जनजाति जो है, अगर आप इनका निवास स्थल देखें तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्य रूप से पश्चिम के तरफ रहते हैं छत्तीसगढ़ में, जिसका निवास स्थल है राजनांदगांव, कबीरधाम। इसके अलावा अगर हम ऊपर जाए तो मुंगेली के अलावा बिलासपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और कोरिया जिला। तो इन जिलों में निवास स्थल है राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर और कोरिया जिला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बैगा जनजाति सर्वाधिक कौन से जिले में निवास रहता है, तो अगर एक जिला पूछा जाए तो आपका आंसर होगा कबीरधाम। याद रखिएगा, बैगा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कबीरधाम में, सेकंड नंबर में कोरिया में है। ठीक है, बाकी इनका निवास क्षेत्र अगर हम देखें तो ये पूरा पश्चिमी क्षेत्र, जो कि मुख्य रूप से मैकाल पर्वत श्रेणी वाला क्षेत्र है, वहां पर पूरी तरीके से बैगा जनजाति का निवास है। क्लियर है। अगर हम इनकी जनसंख्या देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बैगा जनजाति की जनसंख्या है 89,744, 89,744, जिसमें से अगर हम मेल की जनसंख्या देखें तो 44,847 मेल है, जबकि 44,897 फीमेल है। यानी फीमेल की जनसंख्या मेल की अपेक्षा ज्यादा है। आपके पेपर में क्वेश्चन और बन सकता है कि ऐसी कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। यानी हम देखें कि विशेष पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में 7 है, 5 जो है वो केंद्र सरकार द्वारा घोषित है, 2 जो है वो राज्य सरकार द्वारा घोषित है। तो अगर हम इन 7 को देखें तो इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाली विशेष पिछड़ी जनजाति कौन है, अगर पेपर में पूछा जाए तो उसका आंसर है बैगा। तो विशेष पिछड़ी जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो बैगा जनजाति के अंतर्गत आती है। तो इनकी जनसंख्या है 89,744, जिसमें से 44,847 मेल है, जबकि 44,897 फीमेल है। अगर हम इनके लिंगानुपात की बात करें, इनका सेक्स रेशियो है 1001, यानी 1001। यानी इनमें 1001 महिलाओं की अपेक्षा 1000 पुरुष है, या आप बोल सकते हैं 1000 पुरुष की अपेक्षा 1001 महिला, यानी हर 1000 पुरुष में 1001 महिलाएं हैं। अगर हम इनकी साक्षरता की बात करें तो इनकी साक्षरता है 32.17%, यानी केवल 32% बैगा जनजाति के लोग साक्षर हैं, जिसमें से 40.01 जो है वो पुरुष साक्षर है, जबकि 24.34 महिला साक्षर है। यानी पुरुष साक्षर की जनसंख्या लगभग 40% है, जबकि महिला साक्षर की जनसंख्या लगभग 24% है। अगर हम आगे की बात करें तो जहां पे बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं उसे ये बैगा पारा कहते हैं। यानी इनके गांव में जहां भी इनकी झोपड़ियां होती है उसे ये बैगा पारा कहते हैं। ये जो है अपने घर के मुख्य कक्ष को, पहली बार बैगा जनजाति अपने घर के जो आसपास के पीछे के क्षेत्र में बाड़ी बनाती है, वहां पे फल फूल ये सब लगाती है, और यहाँ पे इनके जो घर का मुख्य कक्ष रहता है, कमरा रहता है, उसे ये बड़े खोली या बड्डे खोली बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, बैगा जनजाति अपने घर के बड़े कमरे को यानी मुख्य कमरे को बड्डे खोली या बड़े खोली के नाम से पुकारते हैं। देवी देवता स्थान, जहां पर इनके देवी देवता रहते हैं, आप मंदिर बोल सकते हो, घर में एक मंदिर रहता है
जिसे देवी देवता स्थान को ये देवाला कहते हैं, यानी इनके घर में जो मंदिर है उसे ये देवाला कहते हैं। अगला है रसोई घर। तो जो बैगा जनजाति अपने रसोई घर को रांगड़ घर बोलती है, तो बैगा जनजाति के रसोई घर को रांगड़ घर कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बैगा जनजाति में गोदना प्रथा को देखते हैं। जैसे कि आपको पता है छत्तीसगढ़ की एक ऐसी जनजाति जो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है, यानी इसमें गोदना करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सर्वाधिक गोदना का कार्य यही करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है महिलाओं में गोदना करवाना अनिवार्य रहता है, जबकि पुरुष जो रहते हैं वो केवल अपना अगर उनको शौक के तौर पर जो है अपना गोदना करवा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी अविवाहित लड़की है उनको गोदना करवाना अनिवार्य होता है। अगर वो अपने शादी के पहले गोदना नहीं करवाती तो शादी के बाद जो है वो किसी अन्य जनजाति के भोजन को स्वीकार नहीं कर सकती। यानी बैगा जनजाति में ऐसा माना जाता है कि अविवाहित लड़की को गोदना करवाना बहुत आवश्यक है। अगर अविवाहित लड़की अपनी शादी के पहले गोदना नहीं करवाती तो शादी के बाद वो किसी अन्य जनजाति के भोजन को स्वीकार नहीं कर सकती, यानी किसी अन्य जनजाति के लोगों के घर जाकर भोजन को स्वीकार नहीं कर सकती, यानी भोजन खा नहीं सकती। अगर हम देखें तो गोदना प्रथा की बात करें तो बैगा जनजाति में जो है ये बात कर रहे हैं हम विशेषकर महिलाओं के लिए, ठीक है, क्योंकि पुरुष जो है वो शौकिया तौर पर गोदना करवाते हैं। तो महिलाओं के लिए गोदना प्रथा की बात करें तो इनमें गोदना का पहला चरण होता है जिसे बोलते हैं कपाल गोदना। यानी जो भी महिलाएं रहती है या अविवाहित स्त्रियां रहती है उनका गोदना प्रथा का प्रारंभ जो होता है वो कपाल यानी सर से होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है कपाल गोदना की प्रक्रिया होती है जो कि 8 वर्ष की आयु में होती है। यानी जब कोई भी लड़की अविवाहित लड़की जो है वो या कन्या 8 वर्ष की जब आयु होती है उसकी, तो उसमें गोदना प्रथा प्रारंभ किया जाता है और सबसे पहले कपाल गोदने की प्रथा होती है। कपाल गोदने की प्रथा में क्या होता है कि लड़की की जो भौं रहती है, भौं के बीच में जो है एक वी आकृति बनाई जाती है इस तरीके से और उसके बीच में टिक्का लगाया जाता है, ठीक है। तो वी आकृति जो रहती है ये गोदना गदवाने का जो प्रमुख काम करती है वो है बैगा जनजाति। तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कौन सी जनजाति कपाल गोदने का काम करवाती है, वो है बैगा जनजाति, जिसमें 8 वर्ष की आयु में जो महिलाएं रहती है, कन्याएं रहती है, उनमें गोदना करवाना अनिवार्य होता है। जिसमें सबसे पहले कपाल उनका जो सब पूरे शरीर में सबसे पहले गोदने का काम कहाँ होता है, कपाल में होता है और ये 8 वर्ष के आयु में प्रारंभ होता है, ठीक है। 8 वर्ष की आयु में भौं के बीच में इस तरीके का चिन्ह बनाया जाता है जिसमें जो ये वी आकृति बनी है, वी आकृति ये चूल्हे का प्रतीक होती है, वी आकृति चूल्हे का प्रतीक होती है, जबकि जो बीच में टिक्का लगा है, बिंदु लगा है, वो अग्नि का प्रतीक होता है। तो इसमें ये मान्यता है जिस तरीके से चूल्हे में जो चूल्हा गर्म होता है अग्नि में और उस चूल्हे में हम भोजन को पकाते हैं जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, तो उसी के प्रतीक स्वरूप यहाँ पर जो है वी आकृति का चूल्हा और टिपका यानी अग्नि का प्रतीक किया गया है कि इसको गुदवाने से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो ये चूल्हे और अग्नि का जिस तरीके से कॉम्बिनेशन से उन्होंने यहाँ पर ये सबसे पहले वी आकृति यहाँ पर कपाल में गुदवाते हैं, जिसके कारण जो है इनको माना जाता है कि इसको गुदवाने के बाद शरीर में एनर्जी बढ़ती है। क्लियर है। अगला है सेकंड जो इनका स्टेज होता है पृष्ठ गोदना। पृष्ठ गोदना को पुखड़ा गोदाय भी बोलते हैं। पृष्ठ गोदना यानी ये पीठ पर गोदवाना होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल सबसे पहले कपाल गोदना होता है 8 वर्ष की आयु में, उसके बाद जो है 15 से 16 वर्ष की आयु में जब महिलाएं पहुंचती हैं तो पृष्ठ गोदना की प्रक्रिया होती है, यानी पीठ पर गोदवाने का प्रथा होती है 15 से 16 वर्ष की आयु में, जिसको पुखड़ा गोदाय भी कहा जाता है। तो पीठ में वो इस तरीके का चिन्ह बनवाते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, इस तरीके का चिन्ह यहाँ पर ये पीठ में बनवाते हैं। इस चिन्ह का मतलब ये होता है, ये चिन्ह प्रतीक है प्रेम व संबंधों को मजबूत करने का, यानी जिनके पीठ पर ये चिन्ह बनता है यानी उसमें माना जाता है कि अपने प्रेम और संबंधों को जो दूसरों के साथ है मजबूत करने के लिए ये चिन्ह बनवाना आवश्यक होता है। तीसरा होता है वक्ष गोदना, यानी इस दो जो यहाँ पर मुख्य रूप से बैगा जनजाति में वक्ष गोदने की प्रक्रिया होती है, यानी इसमें महिलाएं अपने दोनों स्तन के बीच में जो है यहाँ पर फूल, टिपका या पुत्री का चिन्ह अंकित करवाती है। फूल, टिपका या पुत्री यानी पुत्रा इस तरीके से चिन्ह अंकित करवाती है। ये प्रतीक होता है आनंद का।
तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बैगा जनजाति की जो महिलाएं रहती है वो दोनों स्तन के मध्य में भी गोदने का काम करवाती है। तो ये फूल बनवाती, टिक्का बनवाती या पुतरी बनवाती, इस तरीके से, जो कि आनंद का प्रतीक होता है। इसके बाद जो होता है बहा गोदना। बहा गोदना को जो है पोरी गोदाय भी कहा जाता है। इसमें बैगा जनजाति की जो महिलाएं रहती है, ये मुख्य रूप से जितने भी गोदना है अब ये 15-16 वर्ष की आयु में ही हो रहा है, क्योंकि इसके बाद बैगा जनजाति की महिलाओं का विवाह हो जाता है। तो ये विवाह के पहले का ये सब गोदना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहा गोदना या पोरी गोदाय बोलते हैं। इसमें बैगा जनजाति की जो महिलाएं रहती है वो अपनी बहा में जो है यहाँ पर गोदना गुदवाती है। मुख्य रूप से मछली कांटा का चिन्ह अंकित करवाती है। अपने जो अंगूठा रहता है, हाथ का अंगूठा, उसमें जो है मुख्य रूप से बिच्छू का चिन्ह अंकित करवाती है। ऐसा माना जाता है कि ये जो होते हैं यौन इच्छा का प्रतीक होती है, यानी जो यौन इच्छाएं होती है उसका प्रतीक होती है बहा में जो यहाँ पर गोदना गुदवाया जाता है। इसके बाद होता है यहाँ पर जांग गोदना, यानी ये बैगा जनजाति की जो महिलाएं रहती है जांग गोदने भी करवाती हैं। और यहाँ पर माना जाता है लड़की के विवाह के पहले जांग में गोदना करवाना बहुत आवश्यक होता है, उसी के बाद लड़की का विवाह किया जाता है। यानी जो हमारा जांग में यहाँ पर गोदना होता है, जब ये जांग गोदना होता है, जब महिलाओं में जांग गोदने की प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर पुरुष का जाना वर्जित होता है, यानी पुरुष यहाँ पर नहीं जा सकते जहां ये गोदने का कार्य हो रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो है घुटने में दीवा का चिन्ह यानी सूर्य का चिन्ह अंकित करवाया जाता है। यानी जांघ में अलग अलग आकृति बनवाते हैं, किसी में लकीर बनवाते हैं, किसी में घुटने में, लेकिन मुख्य रूप से दीवा यानी सूर्य की आकृति बनवाना अनिवार्य होता है। बाकी डिजाइन जो है जांघ में कोई भी हो सकता है। ये जांघ के सामने की तरफ यहाँ पर ये गोदना होता है। और आखिरी गोदना होता है पछाड़ी गोदाय। पछाड़ी गोदाय यानी जो जांघ के पीछे का हिस्सा है वहां पर भी गोदने का काम ये महिलाएं करवाती, क्योंकि बैगा जनजाति की जो स्त्रियां रहती है वो घुटने तक की साड़ी पहनती है, लुगरा पहनती है, बाकी पीछे का हिस्सा जो नीचे का हिस्सा रहता है खुला रहता है। तो ये जांघ से लेकर नीचे तक पूरा गोदना गुदवाती हैं। जो अगर जांघ के सामने गोदना गुदवा रही सामने हिस्से में तो उसको जांघ गोदना बोलते हैं, और पीछे के हिस्से में करवाती तो उसे पछाड़ी गोदाया बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है गोदना की प्रथा होती है बैगा जनजाति में। आप देखिए शरीर के लगभग हर अंग में यहाँ पर गोदना गुदवाया जा रहा है, इसलिए बैगा जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें इनके जीवन संस्कार के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो बैगा जनजाति में जो प्रसव कराने वाली महिला होती है, यानी जो गर्भवती स्त्री का बच्चा पैदा करवाने वाली महिला होती है, उसको ये गौजी कहते हैं। तो आपको याद रखना है प्रसव कराने वाली महिला को बैगा जनजाति के लोग गौजी कहते हैं। मासिक धर्म आना, अगर जब किसी महिला में या स्त्री में पहली बार जब मासिक धर्म आता है तो ऐसा माना उस समय उसको बोलते हैं कि वो स्त्री मुरमैली हो गई है। मुरमैली कहने का मतलब यह है कि उस स्त्री में मासिक धर्म आना प्रारंभ हो गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो बैगा जनजाति में गर्भावस्था के दौरान कुछ निषेध रहते हैं, यानी जब महिला गर्भवती होती है तो उसको पेड़ के ऊपर चढ़ना और या मिट्टी उठाना मना होता है। ये निषेध रहता है कि गर्भावस्था के दौरान बैगा जनजाति की महिलाएं जो है पेड़ पर नहीं चढ़ सकती या मिट्टी भी नहीं उठा सकती। अगला है यहाँ पर जब बच्चा पैदा हो जाता है, शिशु का जन्म हो जाता है, तो उस महिलाओं को जो जिसने शिशु को जन्म दिया है उसको पारंपरिक जड़ी बूटी से बना हुआ काढ़ा पिलाते हैं, जिसे ओखद कहा जाता है। यानी प्रसव के बाद महिला को जो काढ़ा पिलाया जाता है उसे ये ओखद कहते हैं। अगला है विवाह संस्कार संपन्न कराने वाला व्यक्ति। जो बैगा जनजाति में विवाह का संस्कार संपन्न करवाता है उस व्यक्ति को दोषी कहा जाता है। याद रखना है विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले व्यक्ति को दोषी कहा जाता है। और बैगा जनजाति में वधु मूल्य भी प्रचलित है। वधु मूल्य को ये सुख धन के नाम से पुकारते हैं, यानी बैगा जनजाति में वधु मूल्य को सुख धन कहा जाता है। तो बैगा जनजाति के जो विवाह पद्धति है उसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। कल मैंने टेलीग्राम चैनल में इसको शेयर भी किया था, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो बैगा जनजाति का जो कंप्लीट विवाह कैसे कैसे होता है वो पूरा वहां पर बताया गया, आप उसको देख सकते हैं। अगला देखते हैं बैगा जनजाति में अगर किसी की मृत्यु होती तो शव को जलाने की प्रथा होती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना के दौरान होती है या किसी गर्भवती स्त्री की मृत्यु हो जाती या अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में उसके शव को दफनाया जाता है। नॉर्मल स्थिति में जलाया जाता है, लेकिन
जो अगर दुर्घटना में मृत्यु हो रही है, गर्भवती स्त्री की मृत्यु हो रही है या अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, तो उसके शव को दफनाया जाता है। इसके बाद जो है इनमें शुद्धिकरण का कार्यक्रम होता है। जब मृत्यु के बाद जो संस्कार हो जाता है, फिर उसमें जो है मुख्य रूप से 3 दिन में उनमें कार्यक्रम होता है, 10 दिन में कार्यक्रम होता है। तो अंत में जो शुद्धिकरण, घर के शुद्धिकरण कार्यक्रम होता है, उसका जो संस्कार कराता है, शुद्धिकरण संस्कार जो होता है, उसको ये मादी कहते हैं। यानी जो शुद्धिकरण संस्कार की प्रक्रिया होती है मृत्यु के बाद, उस प्रक्रिया को ये मादी कहते हैं। अगला देखते हैं इनका आर्थिक जीवन की बात करें तो बैगा जनजाति मुख्य रूप से बेवरा कृषि यानी स्थानांतरित कृषि करती है, जंगलों को जलाकर कृषि करती है, बेवरा या बेवार कृषि बोलते हैं। इसके अलावा ये वर्तमान में वनोपज को संग्रहण करके उसको बेचने का भी काम करता है, हाट बाजार में बेचते हैं वो। यानी बैगा जनजाति अब तो बेवरा कृषि लगभग बंद हो गई, तो स्थायी कृषि करने लग गए हैं, बाकी लघु वनोपज संग्रहण का भी काम करते हैं। अगर अब इनके धार्मिक जीवन की बात करें तो बैगा जनजाति में देवी देवताओं का पुजारी, यानी जो जैसे जिसको हम पंडित बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, जो देवी देवता की पूजा करते हैं, तो इसमें देवी देवता के पुजारी को भूमिका कहा जाता है। तो बैगा जनजाति में देवी देवताओं के पुजारी को भूमिका कहा जाता है। प्रमुख ग्राम देवी देवता यानी गांव के प्रमुख देवी देवता बैगा जनजाति में कौन कौन से होते हैं? बूढ़ा देव, ठाकुर देव, बाघ देव, बूढ़ी माई, ठकुराइन माई। तो ये कौन से देवता है? संपूर्ण गांव के देवता के रूप में पहचान है। बूढ़ा देव, ठाकुर देव, बाघ देव, बूढ़ी माई, ठकुराइन माई। अगर इनमें पूछा जाए प्रमुख कुल देवता कौन है, तो कुल देवी देवता में जो प्रमुख देवता है वो है दुल्हा देव और नारायण देव। तो कुल देवता है यानी पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप में सबसे प्रमुख देवता है दुल्हा देव, और पूरे गांव के प्रमुख देवता है बूढ़ा देव। क्लियर है? इसके अलावा जो है इसमें जो है ऐसा माना जाता है बैगा जनजाति के लोग परंपरागत रूप से तंत्र मंत्र व जादुई शक्ति का उनको ज्ञान होता है। इसके अलावा ये जो भूत प्रेत ये सब भगाने का भी काम करते हैं। इनमें जो है जड़ी बूटी से किसी भी बीमारी को ठीक करने की कला भी होती है। यानी बैगा जनजाति तंत्र मंत्र व जादुई शक्ति का इनको ज्ञान होता है परंपरागत तरीके से, और जड़ी बूटी से ये बीमारी को दूर करने का भी इनके पास ज्ञान होता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर इनमें जाति पंचायत भी होती है, जाति पंचायत जो गांव स्तर पर होती है, जिसके प्रमुख को पटेल कहते हैं, जो कि वंशानुगत होता है। जब भी जाति संबंधित कुछ मुद्दे उठते हैं, जैसे कि इनका कृषि से संबंधित विवाद, विवाह से संबंधित विवाद, संपत्ति से संबंधित विवाद, तो ये सबको सॉल्व किया जाता है इस जाति पंचायत में। इसके मुखिया को पटेल कहते हैं। पटेल का पद वंशानुगत होता है, और इनमें भी जनजाति में जो सदस्य होते हैं, यानी जो पंचायत के सदस्य होते हैं, वो महिलाएं नहीं हो सकती। यानी महिलाओं को पंचायत के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता, जिससे स्पष्ट है कि ये जनजाति जो है पितृवंशी यानी पितृसत्तात्मक जनजाति है। क्लियर है? बाकी महिलाओं से संबंधित मुद्दा होता है तो उसमें चर्चा जरूर की जाती है। तो ये है बैगा जनजाति से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट। बाकी हम डिटेल में तो जब त्योहार व्यवहार पढ़ेंगे तो उसमें हम बैगा जनजाति कौन कौन से त्योहार उसको एक साथ कवर करेंगे। यहाँ पर क्योंकि जगह कम रहती है तो उसको एक साथ कवर नहीं किया जा सकता। जब हम त्योहार में जाएंगे तो उसमें पूरे त्योहार को एक साथ कवर करेंगे। क्लियर है? बाकी उनके लोक नृत्य क्या है ये सब पहले से ही क्लास डली हुई है यूट्यूब में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।